नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री यात्रा पर। दोस्तों, हमने इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज की शुरुआत हम अब करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नहीं है, ये कल हमने होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन था, कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन थे 1845, 1798, 1886 और 1814। इसका सही आंसर था 1814। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी हैं क्योंकि वह हैं ए, ओजोन परत को ठीक करने में मदद करते हैं, बी, गंदी जगहों को साफ करने में मदद करते हैं, सी, अधिक ऑक्सीजन बनाने में मदद करते हैं, और डी है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में मदद करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक ऑक्सीजन बनाने में मदद करते हैं। देखिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी तथा सेलुलोज भित्ति वाले पौधे होते हैं। इनका शरीर सुकाय के समान होता है, अर्थात जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। शैवाल एक जलीय पौधा है जो समुद्र में उगता है। कुछ शैवाल अन्य पौधों की जड़ों में भी रहते हैं, जैसे साइकस की जड़ों में एनाबीना तथा एंथोसिरोस में नोस्टाक वास करते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये लाइन याद रखना, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों का प्रयोग आज लगभग हर क्षेत्र में होने लगा है। इनका प्रयोग भोजन के रूप में, औषधि निर्माण, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्यों आदि में किया जाता है। जहाँ कुछ शैवाल मानव के लिए लाभदायक हैं, वहीं कुछ शैवाल मानव तथा दूसरे जीवों के लिए हानिकारक भी होते हैं। ध्यातव्य है कि शैवाल ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध डांस मून वॉक किस डांसर से संबंधित है? ऑप्शन है एडेल, बी, मिसा ब्रायन, सी, फ्रेड एस्टेयर और डी, माइकल जैक्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल जैक्सन। आगे देखते हैं। मून वॉक नृत्य एक नृत्य चाल है जिसमें नर्तक पीछे की ओर भागता है, लेकिन उसके शरीर की क्रियाएं आगे की ओर गति का सुझाव देती हैं। पहले इसे ब्लैक स्लाइड के रूप में जाना जाता था। यह एक पॉपिंग चाल है। यह नृत्य माइकल जैक्सन से संबंधित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे देखते हैं। देखिए, इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। घूमर भील जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में अन्य राजस्थानी समुदायों द्वारा अपना लिया गया था। घूमर राजपूत राजाओं के शासनकाल के दौरान भारतीय राज्य राजस्थान में लोकप्रिय हो गया और आमतौर पर सभाओं के दौरान महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य देख लीजिए। चकरी, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुसीनी, गपाल और कालबेलिया। रिपीट करिए, चकरी, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुसीनी, गपाल और कालबेलिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। ऑप्शंस हैं कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे देखते हैं। कुछ नृत्य दिए गए हैं, आपको हम सुना रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रिपीट करिएगा। कर्नाटक का देख लीजिए, करगा, लाम्बी, यक्षगान और हंटरी। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, भांड, डफ और धामन। हिमाचल प्रदेश का झाली, छुरी, नाटी, डांगी और झोरा।
झारखंड का मुंडारी नृत्य, सरहुल, बराओ, कर्ममुंडा, अग्नि, मंदाना झूमर, पाइका, फगुआ, झिटका और रंगा। असम का बिहू, नागा नृत्य, खेल गोपाल, नट पूजा, महारंग, महाराग, केनी, झुसुरा, होबजने। मध्य प्रदेश के आड़ा खाड़ा नाच, सैला भदोनी नाच, फूलपत्ती और गिरडा। दोबारा देख लेते हैं। कर्नाटक का करगा, लांबी, यक्षगान और हंटरी। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, भांड, डफ और धामन। हिमाचल प्रदेश का झाली, छुरी, नाटी, डांगी, झोरा। झारखंड का मुंडारी नृत्य, सरहुल, बराओ, कर्ममुंडा, अग्निमंदाना, झूमर, पाइका, फगुआ, झिटका, रंगा। असम का बिहू, नागा नृत्य, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, केनी, झुसुरा, होबजने। मध्य प्रदेश का आड़ा खाड़ा नाच, सेला भदोनी नाच और फूलपत्ती और गिरडा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन हैं तापी, गंगा, कृष्णा, पेरियार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तापी, या ताप्ती भी कहा जाता है इसे। आगे देखते हैं। उकाई बांध का निर्माण तापी नदी के पार किया गया है। उकाई बांध सरदार सरोवर बांध के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। किस राज्य में अगर पूछ लिया जाए उकाई बांध है तो ये गुजरात में है, और सरदार सरोवर भी गुजरात में ही है। तापी नदी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तापी नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तापी नदी का उद्गम मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है उद्गम? मुल्ताई मध्य प्रदेश। सीधा सीधा राज्य पूछ लिया जाता है किस राज्य से इसका उद्गम होता है, तो मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नदियां हैं और उन पर बने बांध हैं। देखिए गंगा पर फरक्का बैराज, कृष्णा पर नागार्जुन सागर बांध, पेरियार पर इडुक्की। फिर से देखो, गंगा, फरक्का बांध, कृष्णा, नागार्जुन सागर बांध, पेरियार, इडुक्की बांध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। सही आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अरब सागर उत्तर पश्चिम में है और अंडमान सागर उत्तर पूर्व में है। अरब सागर हिंद महासागर का उत्तरी पश्चिमी भाग है जो भारत और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 14,91,000 वर्ग मील। 14,91,000 वर्ग मील। किलोमीटर में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 38,62,000 वर्ग किलोमीटर, और औसत गहराई 8,970 फीट, और मीटर में देखेंगे 2,734 मीटर है। अरब सागर का नाम अरब व्यापारियों के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 9वीं शताब्दी से लेकर इतिहास के मध्यकाल तक सागर पर प्रभुत्व किया। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत से घिरा अरब सागर हिंद महासागर का एक क्षेत्र है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 5 देश अजरबैजान, पाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, देख लीजिए। 5 देश अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं। कैस्पियन सागर कई प्रकार की प्रजातियों का आश्रय है और अपने कैवियर और तेल उद्योगों के लिए जाना जाता है। अपनी राजनीतिक और सामाजिक विविधता के बावजूद कैस्पियन इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक साझा मुद्दा है। कैरेबियन सागर पश्चिमी अटलांटिक महासागर का उपमहासागरीय बेसिन अक्षांश 9 डिग्री और 22 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 89 डिग्री और 60 डिग्री पश्चिम के बीच स्थित है। भूमध्य सागर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के बीच
स्थित एक अंतर महाद्वीप समुद्र है और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, कौन सा? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि या जलडमरू कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, महासागरीय तल को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पे ताल नहीं होगा, तल होगा, टाइपिंग मिस्टेक। ऑप्शन है 1, 4, 3, 2। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। आगे देखते हैं, महासागरीय तल को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल दूसरा है, और तीसरा है गहरे समुद्री मैदान, चौथा है महासागरीय गर्त। फिर से देख लीजिए, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान और चौथा है महासागरीय गर्त। आगे देखते हैं, इन विभाजनों के अतिरिक्त समुद्र तल में कटक, समुद्री पर्वत, पहाड़ियाँ, खाइयाँ तथा घाटियाँ पाई जाती हैं। महासागर पृथ्वी की सतह का 71% भाग घेरे हुए हैं या उन पर उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस सागर की कोई भूमि सीमा नहीं है? ऑप्शन हैं लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, सारगेसो सागर। आपका सही आंसर हो जाएगा सारगेसो सागर। आगे देखते हैं, सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य दायरे का एक क्षेत्र है। यह पृथ्वी पर एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। यह क्रमशः पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा, पूर्व में किनारी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक भूमध्य धारा द्वारा घिरा हुआ है। सारगेसो ये एक सागर है। इसी सागर में सारगेसो नामक एक घास पाई जाती है जो मछलियों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, मतलब अत्यंत स्वादिष्ट लगती है और वो खाने के लिए आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? ऑप्शन है 1905, बी 1901, सी 1907 और डी 1911। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905। आगे देखते हैं, 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर्जन की सर्वाधिक आलोचनात्मक नीतियों में से एक था, जिसमें न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध हो गया और इस घटना को स्वतंत्रता आंदोलन को गति दे दी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? ऑप्शन है रिपन, नॉर्थब्रुक, डफरिन और नेपियर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिपन। आगे देखते हैं, इल्बर्ट बिल। देखिए, इल्बर्ट एक्ट जो था 1883 में रिपन के वायसरायशिप के मार्केस के दौरान लाया गया एक विधेयक था जिसे सर कर्टेन इल्बर्ट ने लिखा था। बिल अंततः 25 जनवरी 1884 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 के रूप में अधिनियमित किया गया था। आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन जॉर्ज रॉबिन्सन 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे। रिपन ने भारत में अपने समय के दौरान कानून पेश किया जिसमें मूल भारतीयों को अधिक कानूनी अधिकार प्रदान किए गए थे, जिनमें भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार भी था कि वे यूरोपीय लोगों को अदालत में पेश करें। लॉर्ड डफरिन ने 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्य किया। नॉर्थब्रुक को 1872 से 1876 तक भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था और लॉर्ड नेपियर को 1872 में 5 महीने के लिए भारत का वायसराय बनाया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का कौन सा समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है?
आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 38। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिलीवर किए जा रहे हैं। कृपया आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक तत्व या सिद्धांतों का अनुच्छेद 39D स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 42 में क्या दिया गया है? राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। इसी में मातृत्व अवकाश की अवधारणा निहित है। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमें विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए यहाँ पर संसद में होगा, हमें की जगह संसद में विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, मैनेज कर लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं आपको, हमें की जगह पर संसद में होगा। ऑप्शंस हैं 15, 10, 12 और 20। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20। आगे देखते हैं। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर प्रश्नकर्ता सदन में तत्काल मौखिक रूप से चाहता है। ज्ञात है कि इसके बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्नकाल सामान्यतः प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात कार्यवाही का प्रथम घंटा दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। प्रश्नकाल ध्यान से सुनिएगा ये लाइन। प्रश्नकाल सामान्यतः इसमें ऐसे पूछा जाता है प्रश्नकाल की शुरुआत कब होती है? तो आपका आंसर होगा प्रश्नकाल सामान्यतः प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात कार्यवाही का प्रथम घंटा दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक होता है। आपका सही आंसर उसमें होगा 11 बजे से 12 बजे तक। इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, 11 से 12 प्रश्नकाल का समय होता है। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम वर्ष 1892 में भारत परिषद अधिनियम से शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम वर्ष 1892 के भारत परिषद अधिनियम से शुरू हुई थी। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। एक तो तारांकित प्रश्न, दूसरे अतारांकित प्रश्न और तीसरे अल्प सूचना प्रश्न। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शंस है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शंस हैं रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और सेंट्रिओलस। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1890 में की थी। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्टर तथा बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अगर पूछा जाए इसका नाम किसने दिया, तो अल्टमान ने इसे बायोप्लास्टर तथा बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसका आकार और आकृति
परिवर्तनशील होता है। यह कोशिका द्रव्य में कणों, सूत्रों, छड़ों और गोलकों के रूप में बिखरा रहता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली के चारों ओर घिरी रहती है तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है, क्योंकि 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें से 34 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सोहन घेंघा रोग से पीड़ित है, किसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है या किसकी कमी इसका सबसे बड़ा आम कारण है? ऑप्शंस हैं आयरन की कमी, बी प्रोटीन की कमी, सी विटामिन ए की कमी और डी आयोडीन की कमी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन की कमी। आगे देखते हैं आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से घेंघा या गलगंड नामक हीनता जन्य रोग हो जाता है। घेंघा को गलगंड के नाम से भी जाना जाता है। आयोडीन का मुख्य स्रोत समुद्री मछली, समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत के प्रसिद्ध वादक शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शंस हैं नादस्वरम, बी मृदंगम, सी वायलिन और डी घाटम। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नादस्वरम। आगे देखते हैं शेख चिन्ना मौलाना जिसे या जिसे कहना ठीक नहीं है, जिन्हें शेख के नाम से जाना जाता था, वे कर्नाटक परंपरा के एक प्रसिद्ध नादस्वरम वाद्य यंत्र बजाते थे। उन्होंने वाद्य यंत्र पर अपने उत्कृष्ट नियंत्रण के माध्यम से गायकी शैली में राग आलापन का प्रतिपादन किया। उनको नादस्वरम के असाधारण शैली के लिए वर्ष 1977 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि उनको शेख चिन्ना मौलाना को पद्मश्री कब दिया गया था, तो आपको 1977 आंसर लगाना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शंस हैं हफीजा, बी राउफ, सी धूमल और डी डांगी। हफीजा, राउफ, धूमल ये तीनों जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं और ये जो डांगी है ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया है तो डांगी हो जाएगा। परीक्षा में कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी में नहीं पढ़ते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। बाहर आते हैं तो पता चलता है अरे यार इसमें तो नहीं लिखा हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में देख लेते हैं। डांगी अथवा डेपक हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। यह चंबा घाटी के छतराड़ी इलाके में प्रसिद्ध है। डांगी नृत्य गद्दी जनजाति की औरतों का सामूहिक नृत्य है जो मेलों के दौरान किया जाता है। डेपक नृत्य तब किया जाता है जब गद्दी जनजाति की औरतें अपनी भेड़ बकरियां लेकर कांगड़ा घाटी की ओर चलती हैं, जबकि हफीजा, राउफ और धूमल जम्मू कश्मीर राज्य के लोक नृत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छज्जू खान किस घराने के संस्थापकों में से एक हैं? ऑप्शंस हैं भिंडी बाजार घराना, बी लखनऊ घराना, सी मेवाती घराना और डी आगरा घराना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिंडी बाजार घराना। देखिए भिंडी बाजार घराना मुंबई हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। भिंडी बाजार घराने की सबसे विशिष्ट ख्याल है जो खुले आवाज़ की प्रस्तुति है। भिंडी बाजार घराने के संस्थापक उस्ताद छज्जू खान, नज़ीर खान और खादिम हुसैन खान थे तथा उस्ताद अमन अली खान, सुहासिनी कोटकर, अंजनी बाई मालपेकर को इस घराना के प्रसारक के रूप में जाना जाता है।
फिर से देखते हैं। भिंडी बाजार घराने के संस्थापक उस्ताद छज्जू खान, नज़ीर खान और खादिम हुसैन खान थे तथा उस्ताद अमन अली खान, सुहासिनी कोर्टेकर और अंजनी बाई मालपेकर को इस घराने के प्रसारक के रूप में जाना जाता है। संस्थापकों में छज्जू खान, नज़ीर खान और खादिम हुसैन, और प्रसारक में उस्ताद अमन अली खान, सुहासिनी कोर्टकर, अंजनी बाई मालपेकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन हैं 7, 15, 11, 19। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। इसके बारे में देखते हैं। फील्ड हॉकी एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा नियम व शर्तें निर्धारित किया जाता है। इसके प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसके फील्ड का आयाम 91.4 मीटर लंबा व 55 मीटर चौड़ा एक आयताकार फील्ड होता है। चौड़ाई के मध्य दोनों ओर एक गोल पोस्ट होता है जिसका आयाम 2.14 मीटर ऊंचा और 3.66 मीटर लंबा होता है। इसके खेल की अवधि कुल 60 मिनट की होती है जो 15-15 मिनट की 4 क्वार्टर में विभाजित होता है। क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, जापान। आपका सही आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। 1951 में भारत ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। इसके बारे में देख लेते हैं। एशियाई खेल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के मध्य खेली जाने वाली एक बहुखेल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर एशिया के अलग अलग देशों की मेजबानी में होता है। वर्ष 1951 में आयोजित हुए प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी दिल्ली में या भारत ने की थी। वर्ष 2018 में आयोजित हुए 10वें एशियाई खेलों की मेजबानी इंडोनेशिया के जकार्ता के पालेमबांग में हुई थी। एशियाई खेलों के 20वें संस्करण का आयोजन 2026 में जापान के नगोया में किया जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आगे देखते हैं। आप लोगों के लिए हम आज होमवर्क का क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं झारसुगुड़ा उड़ीसा, कटक उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।